नमस्कार दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का वन शॉट रिवीजन। यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। तो देखिए क्या है, ये देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय है 6 से 14 वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आवश्यक प्रदान करना होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ से, बाल श्रम परियोजना क्या है। ये भी देखिए 2023 में आया हुआ है। तो देखिए क्या कर रहा है, बाल राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत बाल श्रम पीड़ितों की पहचान और उन्हें जोखिम भरे रोजगार से हटा दिया जाए और उन्हें पुनर्वासित किया जाए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या रहेगा कि जनशाला कार्यक्रम क्या है। तो देखिए जनशाला कार्यक्रम क्या है। जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त प्रयासों से शुरू किया गया समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है। ये भी देखिए 2023 में आया हुआ है। न्यूनतम अधिगम स्तर मूलतः एक ऐसा उपागम है जो यह मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय से आशय है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालक विद्यालय से हटना तथा अवरोध का अभिप्राय है कि किसी बालक को किसी कक्षा में निम्न कक्षा में एक से अधिक वर्ष तक रोके रहना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, पाश्चात्य वाद विवाद क्या है। चलिए देखते हैं क्या है। पाश्चात्य शिक्षा समर्थन परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं संस्कृति साहित्य को प्रोत्साहित देना चाहते थे, जबकि आंग्ल शिक्षा समर्थक आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को प्रोत्साहन दिया जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, बीपी बीईपी रक्या क्या है। देखिए बीपीई व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम है जो छात्रों के समस्याग्रस्त व्यवहार को सुधारने हेतु तैयार किया गया है। देखिए वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए ये भी देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए वुड के घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके द्वारा उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में दिए जाने पर बल दिया गया, साथ ही देसी भाषाओं के विकास को भी महत्व प्रदान किया गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ब्रिज कोर्स का क्या आशय है। ये भी देखिए 2023 में आया हुआ है। ब्रिज कोर्स का आशय है एक ऐसा कार्यक्रम जो छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा पहुंचाने में मदद करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षा अधिकार अधिगम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिगम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से आशय है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किया जाए। शिक्षा में छनाई तथा निष्पक्षीय सदन शिक्षा से क्या तात्पर्य है। कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जन साधारण को शिक्षित कर सके। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कहता है कि कठोरी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए 22 और 23 में आया वो क्वेश्चन है। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप एवं शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत एवं नीतियां बनाना था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि डीपीईपी परियोजना के कार्य लिखिए। तो देखिए परियोजना के कार्य है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और विद्यालय में बच्चों के ठहराव। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है। तो देखिए सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम या प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेड फॉर द स्कूल टीचर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है,
अगला सवाल कर रहा है कि विद्यालय मुखी कार्यक्रम का क्या तात्पर्य है। विद्यालय मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कर रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। तो प्रधानाध्यापक होता है। बीआरसी का पूरा नाम क्या है। ब्लॉक संसाधन केंद्र है। डायट का पूरा नाम क्या है। जिला शिक्षा जिला शिक्षा एवं परीक्षण संस्थान। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है। तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। और चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि संशोधित राष्ट्रीय नीति शिक्षा 1992 को किस अन्य नाम से जाना जाता है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ईस्वी में। तो यहाँ पे हो जा फिर यहाँ पे यशपाल समिति का गठन कब हुआ था। 1992 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि शिक्षा बिना बोझ के यह रिपोर्ट यशपाल समिति द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी। 1993 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नूपा का अध्यक्ष कौन होता है। नूपा का अध्यक्ष अवकाश प्राप्त आईएएस होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के बारे में आप क्या जानते हैं। ये देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 का संबंध मौलिक कर्तव्यों से। इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये हंटर आयोग के 2 कार्य लिखे भी देखिए 2020 में आया वो क्वेश्चन है। तो हंटर आयोग के प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उसमें विकास तथा सुधार के सुझाव दिए। इसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था को स्थायी मशीनरियों को नहीं सौंपा। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा स्तर पर शिक्षा के कौन-कौन से अभिकरण हैं। तो ये भी देखिए 2020 में आया क्वेश्चन। एनसीईआरटी है, यूजीसी है, एआई एआईसीटीई है तथा एनसीटी आदि है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। शैक्षिक उन्मूलन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है। देखिए ब्लॉक विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बेसिक शिक्षकों के लिए परीक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन करके शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा जिले स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को तेज करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है। लॉर्ड कर्जन के प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए गए। ये भी देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्राथमिक शिक्षा संबंधित सुझाव निम्नलिखित है। देखिए प्राथमिक शिक्षा को 2 वर्ष का शिक्षण परीक्षण देने की व्यवस्था की जाए। साथ में ही उनके वेतन और सेवा शर्तों में भी सुधार किया जाए। और अगले देखते हैं अगला क्या कर रहा है। और अगला कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना तथा सरकार का मुख्य दायित्व है। अतः इस ओर सरकार के ठोस कदम उठाना चाहिए। और अगला है कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कराया जाए और इसमें उपयोगी विषयों को भी सम्मिलित किया जाए। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बढ़ाना चाहिए और उसमें अंग्रेजी का स्थान न दिया जाए। और अगला है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए तथा किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन-कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, पूर्व बाल्यावस्था और परिचर्यों
एवं शिक्षा से संबंधित योजनाओं को प्रस्तुत किया गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि शिक्षा को संविधान में सर्वोच्च सूची में रखने का क्या उद्देश्य था? ये देखिए 2020 में आया क्वेश्चन है। देखिए शिक्षा के व्यापक एवं जटिल स्वरूप के कारण 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समावर्ती सूची में डाला गया। इसका उद्देश्य केंद्र तथा राज्यों के सम्मिलित एवं संभावित प्रयासों द्वारा शिक्षा के स्तर का उन्नयन करना था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ था? देखिए 2020 में आया था। जुलाई 1996 ईस्वी में कक्षा 1 से 8 तक 6 से लेकर 14 वर्ष तक सभी बालकों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि बाल श्रम परियोजना क्या है? ये भी देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस परियोजना का उद्देश्य घातक उद्योगों में वर्ष 2010 तक बाल श्रम को समाप्त करना था। बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन इस परियोजना का एक प्रमुख लक्ष्य है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सीटीआई किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि बिना बोझ के शिक्षा को प्रकार कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात कही गई है? देखिए 2 प्रकार के बोझ, एक होता है भौतिक बोझ, एक होता है मानसिक बोझ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नूपा का मुख्यालय कहाँ है? नूपा का मुख्यालय दिल्ली में है। आरटीआई का पूरा नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वर्तमान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? समापवर्ती सूची में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। अगला सवाल है कि काठौरी आयोग का गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1964 ईस्वी को। काठौरी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काठौरी ही थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि समापवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को है। भारत एक पथ निरपेक्ष राज्य की घोषणा का उल्लेख कहाँ पे होता है? संविधान के 42वें संविधान संशोधन में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल करें पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को मालिक कहने वाला विचारक का नाम क्या है? तो इसका नाम फोवेल है। फोवेल ने कहा था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रयोजनवादी किसमें आस्था नहीं रखता है? ईश्वरीय सत्ता में। प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? सुकरात। प्राकृतिक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्राकृतिक को दूसरे नाम से भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि फोवेल ने किंडरगार्टन का प्रारंभ कब किया था? 1839 ईस्वी में। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद में। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद में है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मनोविज्ञान एवं निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? ये भी इलाहाबाद में स्थित है। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ में है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राज्य परियोजना कार्यकाल कहाँ स्थित है? कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सीमेंट कहाँ स्थित है? सीमेंट इलाहाबाद में स्थित है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में स्थित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? CIRT का पूरा नाम क्या है? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परीक्षण परिषद है। NCERT का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद का गठन कब हुआ था? 1981 ईस्वी में। और फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद का गठन कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए। देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, शिक्षा में सबको समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समाज के अत्यंत दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को, जहां अभिभावकों के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल हो जाता था। इससे ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा मध्यमान भोजन योजना संचालित की गई। फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि एनसीटी का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। सीमेंट का पूरा नाम क्या है? चलिए सीमेंट का पूरा नाम लेते हैं। ये राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं परीक्षण संस्थान। सीमेंट का गठन कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। अगला सवाल है कि राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं परीक्षण संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला करें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 41 सदस्य। स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था? 2004 में। सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ था? 2001 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ईसीसी का पूरा नाम क्या होता है? अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। डीपीईपी का पूरा नाम क्या होता है? जैसा होगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि डीपी और ईपी का आरंभ कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। देखिए डीईपी के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण में चयनित जनपदों की संख्या बताइए। देखिए प्रथम चरण में 50 से 60 जनपद थे और द्वितीय चरण में 22 जनपद थे और तृतीय चरण में 32 जनपद थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? तो देखिए 5 अक्टूबर 1993 ईस्वी से। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या कितनी है? 10। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में किससे संबंधित सुसंगतियां की गई? देखिए 21 अनुच्छेद 21 में तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। ओबी का पूरा नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना कब की गई थी? 5 मई सन 1988 ईस्वी को। पोषाहार वितरण योजना कब गठित की गई थी? 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। नूपा का पूरा नाम क्या है? तो नूपा का राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नूपा का प्रधान कौन होता है? तो निर्देशक होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है कि नए शिक्षक परीक्षण संस्थानों को विकसित करने का दायित्व किसको सौंपा गया है? यह दायित्व प्रत्येक जिले के जिला शिक्षक एवं परीक्षण संस्थान डायट पर है, डायट को दिया गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डीपी और ईपी का पूरा नाम क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वर्ष 1997 ईस्वी में डीपी और ई की द्वितीय
द्वितीय अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले थे? तो कुल कितने जिले थे? 22 जिले थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है? ये देखिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विद्यालय मुखी कार्यक्रम है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विद्यालय मुखी कार्यक्रम की संकल्पना क्या है? तो देखिए क्या हो जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा के प्रत्येक 6 सप्ताह से 2 सप्ताह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? तो उसका हो जाएगा केरल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब संचालित किया गया था? तो सन 2002 ईस्वी में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और इसकी सहयोग प्रतिशत क्या है? तो चलिए अगले देखते हैं क्या है। तो इस अभियान को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार 65% और राज्य सरकार 35% की सहभागी करती है। देखिए नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल क्या है? तो देखिए क्या है। तो देखते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था में अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। इसकी उपस्थिति में ठहराव एवं प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित कराई जाती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि NPIGL का क्षेत्र बताइए। महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में 10% से कम साक्षरता वाले विकास खंड तथा चयनित शहरी मिलन या बस्तियां। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया था? जनपद स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और ग्राम स्तर पे, 3 स्तर पे चलाया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया? 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलाया जाता है। कब चलाया जाता है? 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता कितने परसेंट थी? 12% थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था कि प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरणों जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। पोषाहार वितरण में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था की गई थी? 3 से 6 वर्ष 3 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों को करीब 1200 से 1600 तक कैलोरी ऊर्जा देने की बात की गई थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। NCF 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट पर आधारित पर आया था? देखिए उत्तर NCF 2005 का अस्तित्व पाठ्यचर्या संवेदन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? लोकतंत्र में जाति, धर्म, भेद तथा या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने अस्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा का अवसर प्रदान किए जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान प्रेरक वाक्य है सभी को शिक्षा देना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। DPEP का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया था?
क्या था? प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य सूची में 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण थे? निर्देशक के स्थान पे अवलोकन, अनुभव, प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान का सृजन और अवसर उपलब्ध कराने की क्षमता। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति की प्रमुख कठिनाइयाँ क्या थी? दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासन की कमजोरी, नीति या राजनीतिक। और है इसके बाद है शिक्षकों का अभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर तक कम से कम कितना सीखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में है कि नमन कक्षा 8 का छात्र है और इसके लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है कि वह कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाला छात्र उत्तीर्ण होगा। तो बालक के द्वारा सत्र में मेहनत करके 8वें स्तर पास के लिए 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। वही न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? यह योजना 1989 ईस्वी में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह महिलाओं के लिए सशक्ति के लिए सरकार द्वारा चलाई गई थी। चलिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के 2 अधिकार बताइए। तो 2 अधिकार हैं प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालयों में छात्रों का ठहराव बढ़ाना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा में बेसिक परियोजना के अंतर्गत कौन-कौन से जनपद को रखा गया था? यह योजना प्रथम 10 जनपदों में चलाए गए थे। इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पैड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़ में चलाया गया था। चलिए अगले सवाल के अभिनव बालिका शिक्षण परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। नामांकन में वृद्धि करना, बालिकाओं के आर्थिक सबलता प्रदान करना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऊड के घोषणा पत्र और 1854 ईस्वी संबंधित उद्देश्य क्या थे? ये देखिए 2020 में यह क्वेश्चन है। अंग्रेज शिक्षा का प्रसार करना तथा महिलाओं का शिक्षा पर बल। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।